मायावती ने लखनऊ में बहुत दिनों बाद ऐतिहासिक रैली की और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में एक उत्साह का संचार हो गया। मायावती लगातार दिल्ली, लखनऊ में बैठकें कर रही हैं। कभी वो मुसलमानों से मिल रही हैं, कभी अति पिछड़ों से, कभी पिछड़ों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती जो पिछले लगभग एक दशक से सक्रिय नहीं थीं, वो बसपा प्रमुख सक्रिय हो गई हैं और MY समीकरण जो है, यानी मुस्लिम यादव का जो समीकरण है, उसकी काट खोज रही हैं। और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके प्रदेश अध्यक्ष बूथों पर जा रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं, अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। बसपा में ये प्रवृत्ति, ये तरीका नहीं था। ये RSS का तरीका है, ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है, जो बूथों पे जाता है, गांव-गांव जाता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है। तो बसपा प्रमुख ने ये तय किया है कि अब 2027 का चुनाव वो बहुत मजबूती से लड़ेंगी, बहुत शिद्दत के साथ लड़ेंगी। 6 तारीख को एक बड़ी सभा वो कर रही हैं नोएडा में, लखनऊ में। और जो अक्टूबर की रैली थी उसे सब लोग जानते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा जी हैं, जो काफ़ी अरसे से मायावती को कवर करते रहे हैं, बसपा को कवर करते रहे हैं। इनसे बेहतर कौन बता पाएगा। सर, जिस तरीके से मायावती सक्रिय हुई हैं अक्टूबर की रैली के बाद, उनके जो काडर हैं वो सक्रिय हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। अभी विश्वनाथ पाल से मेरी बात हुई तो वो गांव में कहीं थे, प्रधान जी से मिल रहे थे। तो जिस तरीके से ये बसपा का कल्चर तो नहीं रहा है सर। आखिर 2027 में मायावती क्या करने वाली? देखिए, जो पहले बसपा थी उसको कोई चैलेंज नहीं था और बसपा ने छोटे छोटे इलाकों से उनके जातीय नेता तोड़ करके, बना करके, खड़ा करके, कुछ भी कह सकते हैं आप, एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया था। फिर एक विज्ञान का सिद्धांत है कि कोई भी छोटा पिंड जब बड़े पिंड के संपर्क में आता है तो बड़े पिंड की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। मायावती और काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को इस तरह भी, इस फार्मूले पर भी आगे बढ़ाया। वो बीजेपी के साथ गए, सपा के साथ गए, कांग्रेस के साथ गए, सबसे उन्होंने थोड़ी थोड़ी ऊष्मा अवशोषित की और एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। आज मायावती जी के सामने 2-3 तरह के बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि उनकी पार्टी विधानसभा को छोड़ कहीं हाउस में नहीं है। दूसरा, वो लगातार उनका वोट परसेंट गिरता चला जा रहा है। तीसरा कि मायावती की पार्टी को लोगों ने बीजेपी की बी पार्टी मान लिया है। चौथा, उनके सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके हैं, यानी किसी के साथ लड़ने का। तो अब उनके पास एक ही विकल्प है कि वो अपने को कैसे खड़ा करती हैं। मायावती ने बड़ी समझदारी से उसी विकल्प की तरफ कदम बढ़ाया है और मायावती की कोशिश है कि वो खड़े होने के लिए क्या क्या करना है। अब वो उनमें कुछ काशीराम जी के दौर के फार्मूले को ले रही हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनके अनुभव रहे हैं, बूथ बूथ जाने का, जैसा आपने कहा, उससे ले रही हैं। कुछ कांग्रेस पार्टी से सीख रही हैं कि लंबी मीटिंगें कैसे की जा सकती हैं। और बसपा के सामने जो एक नया चैलेंज रावण का है, हालांकि वो बहुत इलाकाई चैलेंज है, लेकिन उस चैलेंज को लेकर के भी मायावती परेशान होंगी। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी वोट पाई थी 14 से 16 लाख के बीच में। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी 84-88 लाख वोट पा गई। तो ये जो 88 लाख वोट हैं कांग्रेस पार्टी के, ये अखिलेश यादव के एक भी वोट कम हुए बिना है। मायावती ये जानती हैं कि ये जो 70 लाख वोट बढ़े हैं कांग्रेस के, ये 70 लाख वोटों में ज़्यादा दलितों की संख्या है और दलित कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि दलितों को ये लगता है कि जो धार्मिक पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है वो उनके लिए अच्छी नहीं है और वो धर्म को अपने रास्ते में बहुत बड़ा अवरोध मानते रहे हैं। इसलिए कांग्रेस उनके लिए कंफर्टेबल है। तो ये कई चीज़ें हैं, कांग्रेस को 70 लाख वोट मिल जाना, रावण का इमर्ज करना, सारी पॉलिटिकल पार्टियों से एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ नहीं होना, अकेले शिफर की ओर लगातार चलते जाना। इसलिए मायावती ने ये जो फार्मूला लिया है सभी पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा थोड़ा, वो उनके लिए एक नया रास्ता है। पर इस रास्ते में एक बड़ा चैलेंज है। अगर वो माई समीकरण को तोड़ना चाहती हैं तो यादव को तोड़ना तो उनके लिए मुश्किल है, वो मुस्लिम को तोड़ सकती हैं। लेकिन मुस्लिम और दलितों का कोई कॉम्बिनेशन भारत की पॉलिटिक्स में बनता ही नहीं है। अच्छा, इसको बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट किया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, और वो चाहते थे कि भारत में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, दलित और
मुस्लिम का, तो वो जय भीम जय मीम जी, तो वो एक बड़े कैनवस पर आ जाएंगे और फिर उनके प्रधानमंत्री बनने के रास्ते ज़्यादा खुल जाएंगे। लेकिन अंबेडकर जी अपने चुनाव हारते रहे। अल्टीमेट उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा कि साहब ये कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? तो उन्होंने कहा जब तक दोनों अपना खान पान नहीं छोड़े। सिंबॉलिकली उन्होंने एक ट्रेडिशनल खान पान को आधार बनाया। तो जो काम अंबेडकर जी नहीं कर पाए वो काम मायावती जी नहीं कर सकती हैं। मायावती जी ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था ब्राह्मणों के साथ, वो बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। तो मायावती को कोई ऐसे ही फार्मूले गढ़ने होंगे, और अगर कांग्रेस और सपा का अलायंस रह गया, मैं नहीं जानता रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मुस्लिम वोटों को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा मायावती के लिए, काफ़ी मुश्किल होगा। अगर वो कोई और जाति का कोई और कास्ट केमिस्ट्री क्रिएट कर लेती हैं, जैसा ब्राह्मणों के साथ उन्होंने किया था, तो उनके लिए फ़ायदा हो सकता है। सर एक चीज़ जो मुझे सोर्सेज से पता चल रही है, उसमें मायावती ने क्या है कि मायावती मंडलों में नहीं जाती थी, मायावती घर से निकलना बंद कर दी। लेकिन जो अक्टूबर में उनकी रैली हुई है, उसके बाद से मायावती ने अपने बड़े नेताओं को इस बात को कह दिया है कि वो पश्चिम में जाएंगी, 7 जिलों में जाएंगी, फिर सारे मंडलों में वो प्रवास करेंगी, रुकेंगी और लोगों से मिलेंगी, उनके साथ चाय पिएंगी। ऐसे में जो मायावती ने अपने स्टैंड को बदला है, अगर मायावती अपने चारदीवारी से बाहर निकलती हैं तो आप इस बात को तो मानते हैं ना कि वो इतनी बड़ी नेता हैं कि जिस तरीके से केवल एक आह्वान पर अक्टूबर में लोग लैया चना लेकर अपनी रोटी खाकर आए थे रैली में, यानी वोट बैंक के मामले में मजबूत तो है ही है ना। देखिए, आप आज की मायावती को देख रहे हैं। आज मायावती 10%, 12%, 15% पे है जी। हमने 22% वाली भी मायावती को देखा है। अच्छा। मायावती जी की सबसे बड़ी डिमेरिट ये रही है कि वो न तो किसी से मिलती हैं, न कोई घटना एट्रोसिटी हो जाए तो किसी के घर जाती, दलित के घर, किसी से कोई मिलना जुलना नहीं, बैठना उठना नहीं। मायावती जो आप कह रहे हैं, ये थोड़ा उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके काडर के लिए भी विश्वसनीय नहीं है, जब तक मायावती जी खुद ये करेंगी नहीं। और मायावती अगर ऐसा करती हैं तो बहुत पावरफुल लीडर होंगी, क्योंकि मायावती की जो फॉलोइंग है, उस फॉलोइंग के मतदाता आज की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के पास मतदाता कुछ न कुछ चाहता है। जब काशीराम जी और मुलायम सिंह जी पॉलिटिक्स साथ साथ शुरू कर रहे थे जी। तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। मुलायम सिंह ने अपनी की पूरी पॉलिटिक्स को पेट के सवाल से जोड़ा जी। काशीराम जी ने पूरी पॉलिटिक्स को नाक के सवाल से जोड़ा। अरे वाह। पेट के सवाल से जोड़ करके मुलायम सिंह ने यादवों को नौकरियां दी, उन्हें बड़े पद दिए, उन्हें इंडस्ट्री लगवाई, उन्हें पंचायत में डाला, उन्हें पार्षद बनाया, सिपाही बनाया। हाँ, सिपाही बनाया, उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत कर दिया, कॉलेजेस खोले। और आज के तारीख में आप यूपी के किसी इलाके में कोई भी फंक्शन करें और सेलिब्रिटी की लिस्ट बनाए तो यादव किसी न किसी का नाम जरूर आएगा। लेकिन काशीराम जी ने इस पूरी लड़ाई को नाक का सवाल बनाया जी। नाक के सवाल में एक बड़ी दिलचस्प चीज होती है, जी। करना कुछ नहीं होता है, पर मिलता बहुत कुछ है। तो जो नाक के सवाल को काशीराम जी ने बनाया, अगर मायावती उस नाक के सवाल को बना देती हैं तो ऐसी सिचुएशन में आज भी उनका मतदाता उनका इंतजार कर रहा, प्रतीक्षा कर रहा है। और नाक के सवाल वाला मतदाता भागता नहीं है, पेट के सवाल वाला मतदाता एक बार काफ़ी वेट के बाद भाग भी सकता है। तो मायावती अगर निकलती हैं तो बहुत पावरफुल लीडर होंगी, मायावती का कोई विकल्प नहीं है। और जो बहुत पहले नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि राजनीति की चमत्कार है, अगर निकलती हैं, लोगों से मिलती हैं, गले मिलती हैं, लोगों के दुखों में शरीक होती हैं, तो मुझे लगता है कि वो राजनीति का चमत्कार एक बार फिर साबित कर सकती है खुद को। जिस तरीके से सर रैली में हम लोगों ने कवर किया, देखा लोग अपने आप आ रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियां मोदी जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, दूसरी पार्टियां करती हैं, तो गाड़ी, संसाधन, खाना पीना, मैंने देखा कि मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, कहां कहां से लोग आ गए, अपना खाना लेकर आए। और एक सबसे बड़ी बात सर ये रही, जब मैंने पूछा कि भाई आप लोग, जो बसपा ने आप लोगों को सुविधा दी है, तो उसमें से बहुतेरों का कहना था आप मंदिर जाते हो, अपने देवी को देखने जाते हो, देवता को देखने जाते हो, तो पैसा दे के जाते हो, पैसा देते हैं देवता जी। तो मायावती हम लोगों के लिए देवी हैं, मायावती हम लोगों के लिए आराध्य हैं, पूजनीय हैं, इसलिए हम लोग आए हैं उनको सुनने।
देखिए, मैंने कहा ना कि नाक के सवाल को वो और बड़ा करती हैं या नाक के सवाल को खड़ा करती हैं। वाह। तो ऐसी सिचुएशन में मायावती से पावरफुल लीडर कोई नहीं है। लेकिन जहाँ तक रैलियों की बात है, रैलियों में मुट्ठी भर लोग ऐसे आते हैं, किसी की भी रैली, मेरा तो व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि इलेक्शन कमीशन को रैलियां रोक देनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये जो रैलियां हैं ना, ये लोग लाए जाते हैं, बहुत मुट्ठी भर लोग होते हैं, 5,000 10,000 और 1 लाख की आप रैली करें, 10,000 लोग आपके कमिटेड लोग होते हैं जो आते हैं, बाकी सब लाए गए लोग होते हैं। लेकिन मायावती की रैली में ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है। मैं मायावती की इससे पहले इससे बहुत बड़ी रैली कवर कर चुका हूं, और मायावती की रैली में भी 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हो ही नहीं सकते हैं जो कमिटेड अपने खर्चे पे आए। क्योंकि मायावती जी ने क्या वजह थी कि प्रदेश सरकार की तारीफ कर दी, वजह क्या थी, क्यों कर दिया उन्होंने? इसका जवाब मैंने बसपा के नेताओं से पूछा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो स्मारक थे वो ढह रहे थे, गिर रहे थे, और उस पैसे को जो इस स्मारक के लिए लगाना चाहिए सरकार ने कर दिया, तो इसकी तारीफ उन्होंने कर दी। नहीं, उन्होंने सरकार की इस विषय पर तारीफ नहीं की वीरेश जी, उन्होंने सरकार के कामकाज की तारीफ की। अगर सिर्फ इतना होता, बसपा का जो नेता कहता है और हम उसी को रिसीव करते हैं, तो हम तो उनके माउथपीस हैं। उन्होंने योगी सरकार के काम की तारीफ की, और किसी भी काम के तारीफ अगर मायावती जैसी लीडर करती है तो उसमें कोई कनेक्शन दिखना ही चाहिए, और हर पत्रकार को देखना चाहिए, हर समीक्षक को देखना चाहिए, हर टिप्पणीकार को देखना चाहिए। क्योंकि अगर स्मारक की बात है तो स्मारक तो अब राज्य सरकार का है, और वहाँ हर सरकार रैली करती है, वो मेंटेन करना राज्य सरकार की मजबूरी है। मायावती जी ने जो वाहिनी खड़ी की थी, सरकार उसे भी ब्रेक नहीं कर पाई, अखिलेश सरकार नहीं कर पाई। तो ये एक स्ट्रक्चर है इस प्रदेश को चलाने का, संचालित करने का, लखनऊ को सुंदर रखने का, लखनऊ को बनाए रखने का, उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जो भी तोड़ेगा उसको नुकसान होगा, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल टूटता नहीं। तो मायावती जी ने जो तारीफ की उसमें इनहेरेंट है कि रैलियां जो होती हैं उसमें कुछ मुट्ठी भर लोग आते। मैं आपकी बात को सच मानता हूँ, 10-20 हज़ार लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं, 10,000 लोग मैक्स टू मैक्स, 1 लाख में 10,000 लोग, 10% से ज़्यादा नहीं होते हैं। बाकी सब लाए जाते हैं, सबका मैनेजमेंट होता है, सबके खाने की व्यवस्था होती है, सबको पैसा दिया जाता है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर फिर एक बार कहता हूँ कि रैलियों को बंद करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। ये वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मनी है। अच्छा, इस सवाल से आप वाकिफ हैं या इस सवाल से आप सहमत हैं कि अगर मायावती निकल रही हैं, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मायावती अब अपनी चारदीवारी से बाहर निकलेंगी और लोगों से मिलेंगी, अपने ज़िलों में जाएंगी, मंडल में जाएंगी, उसके बाद एक बड़ा थ्रेट होने वाला है विपक्षियों के लिए? देखिए, तो मैंने आपको पहले कहा कि अगर मायावती निकलती हैं, लोगों के पास जाती हैं, लोगों के घरों में जाती हैं, दुख दर्द पूछती हैं, लोगों को गले लगाती हैं, तो मायावती एक बार खुद को राजनीति का चमत्कार साबित कर सकती हैं। और वो चुनौती किसी के लिए हो सकती है, वो चुनौती सपा के लिए भी हो सकती हैं, वो चुनौती कांग्रेस के लिए भी हो सकती हैं, और भाजपा के लिए भी हो सकती हैं। लेकिन निर्भर करता है कि मायावती निकलती हैं या नहीं निकलती हैं। अगर निकलती हैं, डिमेरिट ही यही थी कि ये इकलौती लीडर थी जो रूम पॉलिटिक्स करती थी। सिर्फ अपने कमरे में बैठ के, उनका जो भी वार रूम हो, जो भी बेडरूम हो, जो भी ड्राइंग रूम हो, उसमें बैठ करके वो स्ट्रेटजी बनाती थी और स्ट्रेटजी लोगों को देती तो लोग उसमें इम्प्लीमेंट करते थे। तो अगर निकलती हैं, इनका अच्छा, इतने दिनों में सारे नेता निकलते हैं, नरेंद्र मोदी भी मिलते हैं, तो इनके कार्यकर्ताओं, इनके मतदाताओं की भी इच्छा होती है कि इनकी नेता भी निकले, इनसे दुख दर्द पूछे। मायावती ये करती हैं, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक बड़ा चमत्कार करेंगे, और किसी के लिए वो बड़ी चुनौती हो सकती है। योगेश सर कह रहे हैं कि राजनीति की चमत्कार हो सकती है, नरसिम्हा राव ने उनके लिए कहा था। तो सर, ये विषय मौजूद है, देखते हैं अभी। दूसरे वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से मायावती अपना स्टांस बदल रही हैं अक्टूबर की रैली के बाद, जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर्स लोगों में जा रहे हैं, सोर्सेज से खबर है कि मायावती अपने चारदीवारी से बाहर निकलकर मंडलों में प्रवास करने जा रही हैं, लोगों से मिलेंगी, चाय पिएंगी, खाना खाएंगी और 1 to 1 कनेक्ट करेंगी। बूथों पर उनके लोग जा रहे हैं। क्या बदलाव हो जाएगा 2027? देखिए, जो कैडर की पार्टियां होती है ना, उसकी एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है। चाहे आप बीजेपी को ले लीजिए, आरएसएस उसकी बैकबोन है, इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी को ले लीजिए, उनकी अपनी एक कैडर है। और काशीराम ने एक कैडर स्थापित किया था और बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया था BS4
के तहत शुरू हुआ था, उसके बाद आगे बढ़ा था। तो मायावती निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चेहरा बन गई थी। इतना बड़ा हो रहा था कि लगता था कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, और कैडर भी वाकई उनके आगे पीछे नहीं है, लेकिन उनके पास कैडर है। और आप देख लीजिए ना कि 2007 में जहाँ 30% से ज़्यादा वोट मिले थे, वो 13% पे आ गए हैं, लेकिन वो भी आज टिके हुए हैं। जबकि मायावती ने जो अपनी फुल फ्लैश सरकार बनाई थी, उसके बाद कभी प्रचार में उस तरह से हिस्सा ही नहीं लिया, उस तरह से काम ही नहीं किया। और पिछली जो 2 सरकारें बीजेपी की बनी है, उसके पीछे तो ये माना जाता रहा कि मायावती ने एक तरह से छूट दे दी है बीजेपी को जीतने के लिए। लेकिन आप गौर करेंगे तो जो रणनीति मुझको मायावती की लगी, मायावती का दुश्मन नंबर 1 समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। और मायावती को लग रहा था कि उन जो 2 चुनाव बीते हैं, उसमें अगर वो ढंग से लड़ती है, पूरी ताकत से लड़ती है, तो उसका परिणाम ये होगा कि समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। तो इसी स्ट्रैटेजी के तहत मायावती आगे नहीं बढ़ रही थी, और वो जो प्रेशर था बीजेपी वाला, उस प्रेशर को मुझको लगता है काफ़ी निकाला है। उनको लगा है कि काफ़ी लंबा समय गुजर गया है, और अब वक्त आ गया है। जो बीजेपी का माहौल बना था, वो 2 सरकार बनने के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो प्रभाव बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। भले ही बीजेपी जीतती रही, उसकी एक अपनी स्ट्रेटेजी रहती है। तो मायावती ने आगे कदम बढ़ाए हैं और अपनी इसी स्ट्रेटेजी के तहत काम करना शुरू किया है। और इसमें मायावती ना केवल आप सभा का जिक्र कर रहे थे, वो सभा भी करेंगी, मीटिंग्स आपने देखा होगा कर रही है। लखनऊ में एक बड़ी रैली हो चुकी है, संभवतः 6 दिसंबर को नोएडा में भी बड़ी रैली होगी। तो एक बड़ी रणनीति के साथ मायावती उतरने जा रही हैं। और मायावती देखिए नहीं काम करती थी, नहीं करती दिखती थी, ना वो कहीं जाती थी, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो बैठकें होती हैं, जो गांव में रहना होता है, वो सब कर रहे थे। लेकिन जब बड़ा नेता नहीं निकलता है ना, तो लोग डिमोरलाइज होते हैं, उनके कार्यकर्ता डिमोरलाइज होते हैं। और आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक मायावती का वो शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ। और लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो जो शिफ्ट हुआ है, वो मोहब्बत जो है वो मायावती से, काशीराम से, जो उनका आंदोलन था उससे ख़त्म हुआ है, और जो दलितों की समस्या है वो कुछ नहीं ख़त्म हुआ है। उनको रास्ता केवल बीजेपी दिखा था, तो वो चॉइस बीजेपी की थी। और इस बार मायावती इस जो पॉलिटिकल गेम है सीरियस ले रही है इसको। भाई 2024 में तो दलितों का ज़्यादातर वोट इंडिया गठबंधन को मिल गया है, इसका भी तो दावा किया गया संविधान आरक्षण को लेकर। तो एक बड़ा जो चंक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में चला गया था, इससे अगर मायावती सक्रिय हो रही हैं तो इसका नुकसान तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को होने वाला भी है। नहीं देखिए, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी को यूपी में जो वोट मिले और जो अच्छी खासी सीट आई, वो एक हवा थी, और वो हवा चुनाव के बाद ही ऐसा माना जाता है कि वो निकल चुकी है। तो वो हवा बची नहीं है। और आप देख लीजिए, अगर मायावती ना चुनाव लड़े अगला विधानसभा का, और बीजेपी और सपा को चुनाव, तो जो वोट सपा कांग्रेस की तरफ गया है, वो वापस एक बहुत बड़ा वोट बैंक बीजेपी की तरफ चला जाएगा। लेकिन मायावती को लगता है कि ऐसा ना हो कि जो सपा को पछाड़ने की उनकी रणनीति थी, या ये रणनीति थी कि 2 इलेक्शन हम थोड़ा सा शांत बैठे और उसके बाद रणनीति तय करें, ऐसे में वो सब कुछ खो ना दे। और इस बार उनके अंदर एक उम्मीद जगी है कि फिर से एक माहौल बन रहा है। और जिस तरह से आरक्षण के विरोध में सपा के संग लोग खड़े हो गए, उनको लगता है ये पूरा वोट बैंक उनकी तरफ जा सकता है। बस जो प्रयास नहीं हो रहे थे, उसको एक बार फिर से करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि मायावती जिस तरीके से कमर कस ली हैं, जिस तरीके से उनके नेता कार्यकर्ता क्षेत्रों में, गाँव में, बूथ पर जा रहे हैं, एक बड़ी चुनौती के रूप में 2027 में उभर कर आएंगी? बिल्कुल 100%। जिस तरह का अब तक मायावती के काम करने का तरीका रहा है कि वो बस आदेश देती थी कि ऐसा करना है, वैसा करना है, और जो पब्लिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, उसके लिए काम हो रहा है। खुद मायावती ये रणनीति बना रही है कि वो अलग अलग लोगों को बुला के बातचीत लगातार कर रही हैं। इसके अलावा वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगी, वहाँ के लोगों से संपर्क करेंगी। ये बताता है कि मायावती एक बहुत मजबूत रणनीति के साथ निकल रही है। अभी हाल में देखा होगा कि एक यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है बसपा के, वो एक इलाके में मर्डर हो जाता है, तो वो एक पुलिस अधिकारी को
फ़ोन करते हैं और वो बाकायदा उसका वीडियो बनता है और वो वीडियो वायरल होता है, ऐसा तो कभी बीएसपी की संस्कृति भी नहीं रही। तो मुझको लग रहा है कि काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया है और मायावती एक नई रणनीति, एक नई स्ट्रेटेजी के संग आ रहे हैं। और आप इस बात को तो मैं मायावती को मानता हूं कि उस नेता के पास एक तगड़ी रणनीति होती है। जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी जूते मारो चार वाला नारा लगाती थी, वो अचानक उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो ब्राह्मण था और वो प्रयोग करते कि हम ब्राह्मणों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये किसी को हजम उस समय नहीं हो रहा था, लग रहा था कि ख़त्म करने के लिए पूरा सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा और मायावती फुल फ्लेज गवर्नमेंट लेके आए। तो उनके पास एक स्ट्रेटेजी रहती है और मुझको लगता है एक बेहतर रणनीति पे काम कर रही हैं और बीजेपी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मायावती जिस तरीके से ज़मीनी नेता के तौर पर जानी जाती हैं कि अगर वो सच में ज़मीन पर उतर जाएं तो आज भी उनके पास जितना बड़ा काडर है, जितने समर्पित कार्यकर्ता और नेता हैं और एक उनको देवत्व का जो एक भान है या देवी के रूप में जो उन्हें माना जाता है, सबकी खटिया खड़ी कर देंगी मायावती जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं। 6 दिसंबर को एक बड़ी रैली भी होने जा रही है, नोएडा में भी और लखनऊ में भी। इसलिए जो विरोधी हैं वो सावधान हो जाएं। 2027 का चुनाव मायावती बहुत ही तेज तर्रार और अपने पुराने रंग ढंग से लड़ने वाली।